तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आज की इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये क्लास सीडीपी के लिए कंप्लीट मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें कि सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज के इस एक क्लास में देखने को मिलेंगे। अगर ये क्लास आप सीडीपी के लिए अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते तो यकीन मानिए आपके यहाँ पर 30 में से 25 प्लस ही स्कोर होंगे। इस तरीके से मैंने आज के इस क्लास को डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आपने अपने एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये क्लास जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जो अदर सब्जेक्ट है उसमें भी आपको आज की इस क्लास से हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कि नोट्स को परचेज कर रखा है, जो आपके सीडीपी के नोट्स है, साथ ही साथ जो आपके अदर सब्जेक्ट के नोट्स है, अगर आपने उनको परचेज कर रखा है तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही काम करना है। पहला कि आप एक बार अच्छी तरीके से नोट्स को रीड कर लीजिए, साथ ही साथ आज के इस क्लास को कवर कर लीजिएगा सीडीपी के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी। तो इन दो काम के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं लेने की जरूरत है। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ जो आपके अदर सब्जेक्ट रह जा रहे हैं उनकी भी मैं एक कंप्लीट मैराथन क्लास लाऊंगी, जिसमें कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी। तो सिर्फ दो काम करिएगा, एक नोट्स अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको क्लासेस कराए जाएंगे उनको अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की क्लास की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दे रखा है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के रोते नहीं, पिता का यह कथन। देखिए हमारे समाज में बहुत पुरानी विचारधाराएं चली आ रही हैं कि जो लड़के होते हैं मजबूत होते हैं, लड़के रोते नहीं, रोने का काम जो है लड़कियों का होता है। इसी तरह जो लड़कियां होती हैं, है ना, जो महिलाएं होती हैं उनको जो है घर के काम दिए जाते हैं, बच्चों की देखभाल करना, घर को संभालना। इसके अलावा जो आदमी लोग होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, उनके घर के बाहर का काम दिया जाता है, जैसे कि पैसे कमाना हो गया, सब्जियां लाना हो गया, मार्केट जाना हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो कलर होते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जो गुलाबी कलर होता है, जो पिंक कलर होता है, ज़्यादा लड़कियों को पसंद आता है, ठीक है। जो ब्लू कलर है, जो नीला कलर है, लड़कों को पसंद आता है। अगर आप लड़के हैं, पिंक कलर का कोई ड्रेस लेते हैं तो कहते हैं अरे ये कलर तो लड़कियों वाला है ना। ये जो विचारधाराएं हैं, जो सोच है, किसको प्रदर्शित करती हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं, जो कि आपसे यहाँ पर पूछ रखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है? नहीं, चुनौती नहीं दे रहा है यहाँ पर। देखिए अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। नहीं, भेदभाव को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? नहीं, जब ये कहा जाता है कि लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां भी रो सकती हैं, है ना, कोई भी कलर किसी को भी पसंद आ सकता है। बट यहाँ पर जो कलर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उनको लड़कों और लड़कियों के साथ में रिलेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समानता को बढ़ावा नहीं देता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा में। फर्स्ट ऑप्शन है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। देखिए जब भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात होगी तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंज भी किया जा सकता है, ना कि अटल होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, यानी कि कंपटीशन को बढ़ावा देना, कि तुम्हारे दोस्त के जो है 10 में से 8 नंबर आए हुए, तुम्हारे भी 10 में से जो है 7 नंबर आने चाहिए, है ना। तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है, बच्चे के सीखने पर ध्यान देना है, ठीक है। बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, उसको कितना अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो लर्निंग बाय डूइंग कर सके, ठीक है। तो ये नहीं करना है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे, कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों को सीखे, उनके बारे में जाने। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। यही कहती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जो प्रगतिशील कक्षा होती है, ठीक है। पर अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, यानी कि तुम फर्स्ट रैंक वाले बच्चे हो, तुम सेकंड रैंक वाले बच्चे हो, तुम थर्ड रैंक वाले बच्चे हो, तो ये आपको नहीं करना है। ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं कहते। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को ज्ञान की संरचना के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, अवसर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, नहीं, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित नहीं करेगी बल्कि प्रेरित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जब भी बच्चा जो है कोई नया कौशल सीख रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उसको कुछ हिंट दे सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, इशारा दे सकते हैं, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाए, ठीक है। कि जो टीचर का रोल होता है वो कैसा रोल होता है, सहयोगकर्ता का। जहाँ पर बच्चे को जरूरत है वहाँ पर जो टीचर होता है बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की है वो किसकी बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, पाठ प्रदान करने की बात करते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको कई नाम देखने को मिल जाएंगे, पाठ, ढांचा, मचान, आलम्बन, ठीक है। इंग्लिश में एक ही नाम देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी बच्चों को संकेत, इशारे देने की बात की जाए, ठीक है, हिंट प्रोवाइड करने की बात की जाए, तो वहाँ पर जो लेव वाइगोस्की क्या कहेंगे कि अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, ठीक है, स्कैफोल्डिंग का काम करेगी, बच्चे को सीखने में हेल्प करेगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों में प्रत्याहार निकाश प्रवृत्ति पैदा करेगी, बिल्कुल गलत। अधिगम की प्रक्रिया में यहाँ पर आगे दे रखा था शायद बाधा उत्पन्न करेगी, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। देखिए, अगर मैं लेव वाइगोस्की की बात करूं, इन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट में 3 महत्वपूर्ण पहलू की बात की है। सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाज की बात की है, कल्चर संस्कृति की बात की है, साथ ही साथ जो है लैंग्वेज की बात की है। यहाँ पर ट्रिक के थ्रू आप यहाँ पर याद कर सकते हैं SCL, ठीक है, यानी कि सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दे भी रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है ना, इसमें जो है 3 चीज़ों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, कल्चर का, संस्कृति का, साथ ही साथ जो सोशल इंटरेक्शन होता है और लैंग्वेज होती है जो बच्चे की, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण की बात नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। जो संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं, ठीक है, उनको जीन प्याजे किसके रूप में वर्णित करते हैं। अगर मैं जीन प्याजे की बात करूँ, जिन्होंने किस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, इन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, स्कीमा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। अब देखिए, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसका क्या होता है, हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बन जाता है, ठीक है। और इन्हीं संरचनाओं के समूह को जीन प्याजे ने किसका नाम दिया, स्कीमा का नाम दिया, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। जो जीन प्याजे उन्होंने संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया, तो किस रूप में वर्णित किया था, स्कीमा, मनोबंध, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ये तो EL थॉर्नडाइक बात करते हैं इसकी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी कि ZPD, इसकी बात कौन करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेव वाइगोस्की इसकी बात करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक उपकरण, इसकी बात कोई भी नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका D ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, जो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं उन्होंने बता रखी है, उसी से रिलेट करके पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो जो जीन प्याजे जिन्होंने के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की बात की है, कौन कौन सी अवस्थाएं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बताई है। पहली अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था। इसमें बच्चे की एज कितनी होती है, जन्म से लेकर के 2 साल। यहाँ पर जो बच्चा होता है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करता है। जो 5 सेंसेस होते हैं बच्चे के, आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया और त्वचा हो गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड
का गुण आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण है, जो वस्तु स्थायित्व का गुण है, वो बच्चे में कब डेवलप हो जाता है? तो जब बच्चा जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, पहली स्टेज में ही डेवलप हो जाता है ना। यानी कि ये बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेते हैं। जैसे कि बच्चे के सामने अभी आपने कोई खिलौना रख दिया, फिर उसको हटा लिया, तो बच्चा क्या करेगा? उसको ढूंढ निकालेगा। उसको पता है कि वो खिलौना जो है कहीं आसपास रखा हुआ है ना, क्योंकि उसने क्या किया, उस खिलौने की अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक छाप बना ली है। ठीक है, अगला यहाँ पर दे रखा था ठीक है, तो इसी स्टेज को जो है गत्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है, साथ ही साथ इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है, संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। और इसमें बच्चे की एज कितनी होती है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक। ठीक है, इसके अलावा 2 और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विलंबित अनुकरण यानी कि डिफॉल्ट इमिटेशन, ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेज में बच्चा जो है विलंबित अनुकरण को प्रदर्शित करता है। विलंबित अनुकरण क्या होता है? यानी कि बच्चों को भी नकल करना सही तरीके से आता नहीं, बट फिर भी बच्चा जो है नकल करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा जो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको नकल करना आता नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर उन्होंने मम्मी को लिपस्टिक लगाते हुए देख लिया, तो अपने पूरे गाल पे कहीं पर भी जो है लिपस्टिक को खींचते रहते हैं, है ना। तो यही होता है विलंबित अनुकरण। इसके अलावा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आप बच्चे के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है, बच्चा उसकी तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। ठीक है, यही क्या होता है? बच्चे का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, जो कि बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में ही प्रदर्शित करता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसका नाम ही है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि जो बच्चे के सेंस होते हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वही क्या होती हैं? बच्चे के टीचर होती हैं, शिक्षक होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंसेस आर टीचर। इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है, अर्थात अपने ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। थिंग्स वी विथ आइज, हैंड एंड ईयर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। आप देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में हमसे यहाँ पर पूछ रखा था क्वेश्चन में, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पूर्व संक्रात्मक अवस्था, इसमें बच्चे की एज कितनी होती है? 2 से लेकर के 7 साल। यहाँ पर जो बच्चा होता है उसकी तर्क शक्ति में कमी होती है, बच्चा सही तरीके से भी लॉजिक वगैरह कर नहीं पाता है। इसके अलावा यहाँ पर लैक रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी जो बच्चा होता है वो वस्तुओं को या फिर किसी भी कार्य को रिवर्स नहीं कर पाता है, उल्टा नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि जो पानी है वो बर्फ बन सकता है और बर्फ जो है पानी के समान, ये बच्चा यहाँ पर नहीं समझ पाता है। इसके अलावा एनिमिज्म, निर्जीव सजीव नासमझ, यानी कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो कभी कभी निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मान लेते हैं। आपने देखा होगा जो 2 से लेकर के 7 साल के बीच में बच्चे होंगे, अपनी गुड़िया को खाना खिलाएंगे, नहलाएंगे, है ना, उसको जो है सारी सजीव वाली एक्टिविटी कराएंगे, बट गुड़िया तो क्या है? निर्जीव है ना। बट बच्चा उसको भी मान लेता है कि वो भी सजीव है ना। अगला पॉइंट देखते हैं ईगो सेंट्रिज्म। इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। बच्चा अगर कोई कार्टून देख रहा है, आपने उससे गलती से भी रिमोट ले लिया, बच्चा तुरंत रोने लगेगा और तुरंत वही वाला चैनल लगाएगा, वही कार्टून लगाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद है, वो चीज़ पूरी दुनिया को पसंद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है ईगो सेंट्रिज्म होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंबॉलिक थॉट, है ना, जो सिंबॉलिक थॉट है वो किस स्टेज में डेवलप होता है? तो जो जीन पैजे की सेकंड स्टेज है, 2 से लेकर के 7 साल का जब बच्चा होता है, तो सिंबल्स के थ्रू चीज़ों के बारे में जानता है, उनको सीखता है। जैसे कि आप बच्चे को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ख से कबूतर। ठीक है, तो इनके बारे में बच्चा जो है 2 से 7 साल में सीखता है सिंबल्स के थ्रू। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है लैक ऑफ कंजर्वेशन। अब देखिए अगला पॉइंट दे रखा है लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण का अभाव होता है बच्चे में। संरक्षण बच्चा यहाँ पर नहीं कर पाते, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जीन पियाजे यही द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट है ना। देखिए इन्होंने क्या किया, बच्चे के सामने 2 बीकर रखे, दोनों में जो है पानी की मात्रा बिल्कुल समान रखी है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो ये वाला बीकर है ना, इसके जो पानी है इसको एक लंबे बीकर में पलट दिया, है ना। अब बच्चे से पूछा गया कि पानी की मात्रा अब कितनी है? तो बच्चे ने बताया कि जो लंबा वाला बीकर है इसमें जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है, और जो छोटा वाला बीकर है, जो चौड़ा वाला बीकर है, इसमें जो है पानी की मात्रा कम है। जबकि दोनों में क्या है, पानी की मात्रा तो सेम है ना, सिर्फ जो है जो बीकर है उसका शेप चेंज कर दिया गया, उसका साइज चेंज कर दिया गया। ठीक है, और जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो तो समान ही है ना। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि अगर हम जो है चीज़ों की शेप और साइज चेंज कर दें, तो जो उनकी क्वांटिटी है, जो उनकी मात्रा है, वो बिल्कुल समान ही रहती है। जैसे कि एक और मैं बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ, ये आप लोगों ने अपने घरों में कई बार देखा होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से लेकर के 7 साल के बीच में, अगर आप इनको जो है 5 के एक नोट दे दीजिए या फिर एक-एक के जो है 5 सिक्के दे दीजिए, है ना। बच्चा यहाँ पर सिक्कों को लेना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसको लगता है कि नोट तो एक ही है, सिक्के तो हमें 5 मिल जाएँगे, है ना।
जबकि जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो तो समान ही है, वो 5 ही रुपए, चाहे आप नोट के रूप में दीजिए या फिर सिक्कों के रूप में दीजिए, है ना? बट बच्चों को सिक्के ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि दिखने में ज़्यादा है ना? तो यही होता है कंजर्वेशन, जो चीज़ दिखने में ज़्यादा होती है, बच्चे का ध्यान सिर्फ उस पे होता है, उसकी शेप और साइज़ पे नहीं, उसकी क्वांटिटी पे नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये हो गया कंजर्वेशन। इसके अलावा सेंट्राइजेशन, ठीक है? यानी कि केंद्रीकरण, यानी कि बच्चे का जो ध्यान होता है, सिर्फ जो है चीज़ों की शेप और साइज़ पे होता है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देखिए, बच्चा जो है क्वांटिटी के बारे में समझ ही नहीं पा रहा है, मात्रा के बारे में समझ ही नहीं पा रहा है ना? तो यही होता है केंद्रीकरण, यानी कि किसी एक ही पक्ष पे अपना ध्यान केंद्रित कर देना। चलिए, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा था? प्री ऑपरेशनल, यानी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसका जो मुख्य गुण क्या है? अमूर्त सोच का विकास, ये तो लास्ट वाले स्टेज में होता है। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, फोर्थ वाले, तो ये नहीं होगा। विचार सोच में केंद्रीकरण, हाँ, यही आप लोगों ने अभी देखा था, ठीक है? लास्ट वाला पॉइंट, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परिकल्पित निम्नात्मक सोच, ये जो है, जो फोर्थ वाली जीन पैजे की स्टेज है, उसकी विशेषता है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की विशेषता है, जो जीन पैजे की थर्ड वाली स्टेज है। चलिए, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, थर्ड वाली स्टेज क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर जो बच्चे की एज 7 से लेकर के 11 साल होती है। यहाँ पर जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती है, जो मूर्त चीज़ें होती है, जिसको बच्चा टच कर सकता है, फील कर सकता है, उसके बारे में बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं, चीज़ों के प्रति लॉजिक का ज्ञान होता है ना? जो तर्क शक्ति होती है, वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। जबकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में क्या था? तर्क शक्ति की कमी थी, बट यहाँ पर वो डेवलप हो गई है ना? वस्तुओं का वर्गीकरण, बच्चा जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर पाता है, कलर के आधार पर, शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, है ना? पिंक कलर की ऑब्जेक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, वो एक साथ रहेंगी, जो गोल वस्तुएं हैं, वो एक साथ रहेंगी, है ना? इस तरीके से बच्चा यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर पाता है। वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि जो बच्चा वहाँ पर नहीं समझ पा रहा था कि जो क्वांटिटी है वो समान रहेगी, वो बच्चा यहाँ पर समझ जाता है, ठीक है? अगर आप जो है 7 से जो 11 साल तक के बच्चे, इनको 1 5 का नोट दे दीजिए या फिर 1-1 के 5 सिक्के, बच्चा कहेगा हम कोई भी दे दीजिए, कोई भी ले लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की जो क्वांटिटी, जो मात्रा है, वो सेम ही है, तो बच्चा यहाँ पर कंजर्वेशन कर पाता है। रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जब बच्चा 2 से 7 साल में था, तब वो ये नहीं समझ पाता था कि बर्फ जो है वापस से पानी बन सकता है और पानी से वापस से बर्फ बना सकते हैं, ठीक है? बट बच्चा जब 7 से 11 साल तक का होता है, तब ये चीज़ को समझ जाता है कि बर्फ को हम पानी भी बना सकते हैं और पानी से वापस बर्फ भी बना सकते हैं। वो चीज़ों को रिवर्स कर लेता है, उल्टा कर पाता है ना? 7 से 11 साल में। वस्तुओं को सजाना बढ़ते घटते क्रम में, है ना? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वस्तुओं को लगा लेता है। विकेंद्रीकरण, वहाँ पर केंद्रीकरण था, ठीक है? सिर्फ एक ही पक्ष पर ध्यान था, यहाँ पर विकेंद्रीकरण है, अनेक पक्ष पे वो ध्यान देगा, शेप साइज पे, क्वांटिटी पे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ें यहाँ पर बच्चा नहीं कर पा रहा था सिंपली, वो यहाँ पर जो थर्ड वाले स्टेज है, इसमें कर लेता है, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंजर्वेशन इस स्टेज में कर लेता है, और क्लासिफिकेशन और सीरेशन, ठीक है? क्रमबद्ध, वस्तुओं को एक क्रम में लगाना। क्लासिफिकेशन, उनके शेप, कलर के आधार पे उनको वर्गीकृत करना। इसके अलावा कंजर्वेशन मैंने आप लोगों को बताया ही है ना? तो CCS के थ्रू आप यहाँ पर इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्या है यहाँ पर? जो जीन पैजे की लास्ट वाली स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे की एज कितनी होती है? 11 से लेकर के 15 साल होती है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो अमूर्त चिंतन होता है, जिसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर लेता है, जो बच्चे के सामने चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में भी बच्चा यहाँ पर सोच पाता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। जो परिकल्पनात्मक तर्क होता है, वो बच्चा कर लेता है। जो नियम होते हैं, उनको प्रूव कर लेता है, सिद्धांत को सिद्ध कर लेता है, ठीक है? निम्नात्मक चिंतन, यानी कि नियम से उदाहरण की तरफ जो है बच्चा यहाँ पर जाने लगता है, ठीक है? तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाले स्टेज के बारे में। मैंने यहाँ पर इन सभी को समराइज भी कर रखा है ना, छोटे छोटे पॉइंट में। तो आप चाहो तो यहाँ सभी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि नोट्स को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया ताकि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले, सारी चीज़ें आपकी एक एक करके क्लियर होती चलें, ठीक है? तो चलिए, ये तो रही जीन पैजे की जो भी स्टेज थी, उनसे रिलेटेड जितनी भी विशेषताएं थी, वो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है? अब चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर से। अगला है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। देखिए, बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो विकास की दर है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, सभी संस्कृतियों में समान नहीं होती है सभी के लिए। हर बच्चे का विकास जो अपने तरीके से होता है, अपने टाइम पर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि 9 से 10 महीने में ही चलना भी सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत बोलना भी सीख जाते हैं, ठीक है?
बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने में 1.5 से 2 साल तक का समय लग जाता है, जो उनके दाँत होते हैं वो भी लेट आते हैं, ठीक है? उनको बोलने में टाइम लगता है ना? तो यहाँ पर जो दर होता है विकास का सभी बच्चों के लिए अलग-अलग होता है, समान नहीं होता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, नहीं, जो हमारा डेवलपमेंट है ये हमारे परिवार से होता है, मीडिया से होता है, संस्कृति से होता है, विद्यालय से होता है, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी दोनों ही मेन फैक्टर होते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? हालाँकि एनवायरनमेंट में आपका विद्यालय आ जाएगा, समाज आ जाएगा, ठीक है? सोसाइटी मीडिया आ जाएगी आपकी, संस्कृति आ जाएगी, धर्म आ जाएगा, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपकी एनवायरनमेंट में आ जाएँगी। बेसिकली यही 2 मेन फैक्टर होते हैं जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्यालय में होने वाला अधिगम से होगा, नहीं, इसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, नहीं, ये आजीवन चलता रहता है। माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो निरंतर चलता रहता है। विकास क्या है? बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो विकास है वो कैसा होता है? बहुआयामी होता है। विकास के आयाम कौन-कौन से हैं? तो हमारा जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है यानी कि संवेगात्मक विकास होता है और सोशल डेवलपमेंट होता है यानी कि सामाजिक विकास होता है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि जो विकास होता है वो क्या है? बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन होता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फिजिकल डेवलपमेंट होता है हमारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, इसके अलावा हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, भावात्मक विकास होता है। तो इसको आप यहाँ पर ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, PCSC, ठीक है? PCSC ये क्या होते हैं? आपके विकास के डोमेन होते हैं, विकास के आयाम होते हैं। बाकी इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल के साथ में नोट्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? देखिए 6 से 11 वर्ष तक के काल के बारे में पूछ रखा है। शैशवावस्था में तो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है, ठीक है? तो ये नहीं होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 6 साल तक का बच्चा होता है। माध्यमिक बाल्यावस्था में 7 से 12 साल तक का बच्चा या फिर 6 से 12 साल तक आप यहाँ पर कह सकते हैं। प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, इसमें आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बच्चे की एज कितनी होती है? 2 से 7 साल होती है, ठीक है? तो यहाँ पर 6 से 11 वर्ष तक की बात कर रखा है, तो 6 से 12 या फिर 11 कह लीजिए, वही बात होगी। माध्यमिक बाल्यावस्था जो मिडल चाइल्डहुड होती है, ठीक है? इसी को कहा जाता है। तो 3rd ऑप्शन, C ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है? जो प्रसव पूर्ण अवस्था है 9 महीने या फिर 280 दिन होता है ना? इसके अलावा जो शिशुअवस्था है जन्म से 2 वर्ष होता है ना? इमेज में भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो पूर्व बाल्यावस्था है, जो अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें बच्चे की एज कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष होती है। इसके अलावा जो माध्यमिक बाल्यावस्था कह लीजिए या फिर उत्तर बाल्यावस्था कह लीजिए, ठीक है? लेटर चाइल्डहुड कह लीजिए, है ना? यहाँ पर जो बच्चे की एज है वो 6 से 12 है। कई सारे बुक में आपको 6 से 11 देखने को मिल जाएगी, 6 से 12 देखने को मिल जाएगी या फिर 7 से 12 देखने को मिल जाएगी। तो अलग-अलग बुक में आपको अलग-अलग दे रखा है, बट यहाँ पर जो भी चीज़ें ऑथेंटिक है ना? 6 से 12 साल, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। बाकी हर एक स्टेज की अपनी विशेषता है जो कि मैंने आप लोगों को नोट्स में अच्छी तरीके से यहाँ पर दे रखा है ना? बाकी किशोरावस्था, एडोलेसेंस में बच्चे की एज कितनी होती है? तो 12 से लेकर के 18 साल, ठीक है? कहीं-कहीं पर आपको 13 से लेकर के 18 साल भी देखने को मिल जाएगा, है ना? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है? मैं आप लोगों को भी जो विकास का सिद्धांत है उनको दिखाती हूँ। देखिए जो आपके प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें आपके कौन-कौन से सिद्धांत आते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जैसे कि मानव है तो मानव जाति के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगी, जो चिड़िया है वो चिड़िया जाति के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगी, है ना? जैसे कि आप यहाँ पर इमेज भी देख पा रहे होंगे, ठीक है? शेर है तो वो अपने अकॉर्डिंग विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है ना? इसके अलावा जो विकास की दिशा का सिद्धांत है जिसके बारे में अभी आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है? ये क्या कहता है? इसको बड़े ध्यान से देखिए। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्तकाधोमुखी यानी कि सेफलोकॉर्डल भी कहते हैं। यहाँ पर जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल है वो क्या कहते हैं? जो हमारा डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की तरफ होता है ना? इसके अलावा दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो इसे समीप दूराभिमुख
कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, क्रम में चलता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना सेफलोकॉर्डल, सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो, है ना। और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है ये बॉडी के सेंटर से शुरू हो रहा है और बाहरी भाग की तरफ चल रहा है। आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, बाहरी भाग की तरफ चल रहा है। हमारी बॉडी का सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले इसका विकास होता है, इसके बाद में हमारी आर्म्स का विकास होता है, फिर जो आगे की बॉडी पार्ट्स है उनका विकास होता है। ये कहता है आपका जो है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, यानी कि समीप दुराभिमुख प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि जो डेवलपमेंट है बॉडी के सेंटर से बाहरी भाग की तरफ होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए नीचे से ऊपर की दिशा में होता है। देखिए जो सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है ये ऊपर से नीचे की दिशा में होता है, ना कि नीचे से ऊपर, उल्टा नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत दे रखा था आपका यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ये गलत हो जाएगा। एक आयामी, अभी आप लोगों ने देखा था कि जो डेवलपमेंट होता है मल्टी डायरेक्शन होता है, ठीक है, कई पक्षों में होता है, कई आयामों में होता है। तो एक आयामी तो है नहीं, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। नहीं, जो हमारा डेवलपमेंट है इसके दो ही मेन फैक्टर है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, है ना। तो क्यों नहीं प्रभावित होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क, आपको यहाँ पर दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए जो विकास के डोमेन होते हैं, जो विकास के आयाम होते हैं ना, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जब आप फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं तो उस समय जो आपका दिमाग होता है, जो आपका संज्ञान होता है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता। आप इमोशनली रूप से भी अच्छा फील नहीं करते, आप समाज में भी सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो विकास का एक पक्ष है बाकी के बच्चों को भी प्रभावित करता है। आपने कहावत भी सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। बट यहाँ पर दे रखा है कि शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहला जो कथन दे रखा है, जो आपको ऑब्जेक्शन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है दोनों सही है, दोनों सही है ना, ए सही है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर बचा कौन सा, डी ऑप्शन बचा। तो डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका रीजन देखते हैं, इसका तर्क देखते हैं। विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है। देखिए मैंने बताया कि विकास के जो आयाम है वो आपस में जुड़े हुए, इनका संबंध होता है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर, ठीक है। जो ऑब्जेक्शन और रीजन है दोनों ही आपको यहाँ पर गलत दे रखा था, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं सामाजिकरण में परिवार की और समकक्षियों की, ठीक है। देखिए अगर मैं सोशलाइजेशन की बात करूँ, सामाजिकरण की बात करूँ, तो इसके दो फैक्टर होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, प्राथमिक कारक और द्वितीय कारक। प्राथमिक कारक जिसमें कि फैमिली आपकी आती है, कि यहीं से जो है बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, यहीं से जो है बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। तो जो परिवार है सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी होती है, या फिर आप कह सकते हैं प्राथमिक कारक होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चा मीडिया से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, अपने धर्म से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, संस्कृति से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, ठीक है, अपने स्कूल, अपने विद्यालय से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो ये सभी फैक्टर आपके द्वितीय कारक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था परिवार और समकक्षी, यानी जो आपके साथी समूह होते हैं, ठीक है, कोई भूमिका नहीं है। देखिए दोनों की ही भूमिका होती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा है कोई भूमिका नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका हट जाएगा। फिर से दे रखा है कोई भूमिका नहीं है, तो बचा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी बच जाता है, ठीक है। परिवार की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समकक्षियों की प्रमुख भूमिका होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाए। देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा था कि जो जीन प्याजे है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है, ठीक है। और हर एक अवस्था की, हर एक स्टेज की अपनी अपनी विशेषता थी, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में देखा, ठीक है। और देखिए अगर मैं बात करूँ जीन प्याजे की अवस्थाओं की, तो आप सभी को पता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये जो है जीन प्याजे के द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं है ना। अब मैंने आप लोगों को ट्रिक के थ्रू यहाँ पर याद कराया हुआ था कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो जीन प्याजे की थर्ड स्टेज है, इसमें बच्चा क्लासिफिकेशन कर लेता है, सिलेक्शन कर लेता है, साथ ही साथ कंजर्वेशन कर लेता है। 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था, CCS,
क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरियसन। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर यही पूछ रखा है कि किस स्टेज में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पालत है, यानी कि सीरियसन की बात की गई है तो कौन सा स्टेज हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे की एज कितनी होती है, 7 से लेकर के 11 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जीन पियाजे से रिलेट करके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो मैंने एक जीन पियाजे की कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास बना रखी है। उसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन सभी को उस क्लास में कवर करा रखा है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने उस क्लास में आप लोगों को बता रखा है, तो वो क्लास आप जरूर कवर कर लीजिएगा। उसके बाहर आपको अपने एग्जाम में जीन पैसे रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे, तो वो क्लास आप जरूर कवर कर लीजिए। मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उस क्लास का भी लिंक दे दूंगी, या फिर आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर के उस क्लास को कवर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या रखा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीन पियाजे की जो थ्योरी है उससे रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैंने बताया था कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण और क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन दोनों की बात कौन से स्टेज में होती है, फिर से वही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे की एज कितनी होगी, 7 से लेकर के 11 साल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। ठीक है, जो नहीं है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। देखिए जो जीन पियाजे, इनका संबंध किससे, रचनावाद से, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुरस्कार और दंड की बात करते ही नहीं, ये क्या कहते हैं, जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा था कि जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि बच्चा तत्पर होना चाहिए। व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, अपने आप में यूनिक होता है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए और उसको महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात आपकी जीन पियाजे कहते हैं। तीनों आपके यहाँ पर सही से रखें। खोज अधिगम, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो जीन पियाजे उनका क्या कहना है कि जो बच्चा होता है अपनी ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपके यहाँ पर जीन पियाजे के शैक्षिक निहितार्थ हैं, बट यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी पद्धतियां लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार है ना। देखिए जो लेवाइगोस्की वो स्केप फोल्डिंग की बात करते हैं, पाठ प्रदान करने की बात करते हैं, जहाँ पर बच्चे को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हेल्प देना, संकेत देना या फिर इशारे देना। ठीक है, तो इसकी तो बात आपके लेवाइगोस्की करते हैं, यानी कि फर्स्ट तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, जो कि सभी ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड की बात करूँ, अनुकूलन, ये जो वर्ड है ये जीन पियाजे ने दिया हुआ है, ना कि लेवाइगोस्की ने। ठीक है, तो सेकंड आपका यहाँ से हटेगा। देखिए सेकंड इसमें भी आपका दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो दो ऑप्शन आपके यहाँ से कट जाएंगे। सहयोगात्मक सीखना, हाँ इसकी भी बात ये कहते हैं कि बच्चा होता है अपने समाज से सीखता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ में जो उसके साथी समूह होते हैं, है ना, उनके सहयोग से सीखता है, तो सहयोगात्मक सीखना, इसकी भी बात आपके लेवाइगोस्की करते हैं। मॉडलिंग, यानी कि मॉडल का अनुसरण, ये भी बात आपके लेवाइगोस्की करते हैं। यानी कि तीन आपके यहाँ पर सही दे रखा है, जो कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर किस स्तर पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि इसका जो आंसर होगा वो होगा जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, है ना, बट इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है। ठीक है, इसको आप देखिएगा यहाँ पर, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये वो दायरा होता है जहाँ जहाँ तक जो है आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ए की बात करूँ तो ये क्या है, सफिशिएंट लर्न कैन डू, यानी कि जो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं ये आपका यहाँ पर बता रखा है। और जेडपीडी ये क्या होता है, स्टफ लर्न कैन डू विद सपोर्ट, यानी कि आप जितना खुद से कर पा रहे थे और जितना किसी के हेल्प से, किसी के सपोर्ट से कर पा रहे हैं, उसके बीच का जो दायरा होता है वही क्या होता है आपका जेडपीडी, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी क्वेश्चन वगैरह थे सीटेट के, वो खुद से कितना कर पा रहे थे, ये आपका दायरा है। ठीक है, फिर मैंने आपको हेल्प दी या फिर किसी भी अपने टीचर को फॉलो किया, किसी बुक को फॉलो किया, कहीं पर भी कुछ रिसोर्सेज को फॉलो करके आपने कुछ हेल्प ली, तो जो आपका दायरा बढ़ा, है ना,
जितना आप किसी की सपोर्ट से कर पाएँ वही क्या होता है आपका जेडपीडी होता है। और ये वाला क्या है ना? ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्या है जो कि आप कर ही नहीं सकते, है ना? क्योंकि आपके सीखने का क्या होता है एक दायरा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सीटेट का सिलेबस पढ़ कर के आप यूपीएससी क्लियर कर लें, है ना? तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि स्टफ लर्न कैन नॉट डू लिव विद सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट से भी आप इसको नहीं कर पाएँगे। तो यही क्या होता है जो सीखने का हमारा दायरा होता है यही होता है जेडपीडी यानी कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है? तो इसकी बात करते हैं आपके लेव वाइगोस की। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया है कि जो लेव वाइगोस्की हैं जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक रचनावादी थे। साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पे अपना ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक सृजनवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया था क्योंकि इनका संबंध किससे है? रचनावाद से, क्योंकि इनको क्या कहते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावादी मानते हैं हम लोग, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं लेव वाइगोस्की की और भी बातें करूँ तो लेव वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव है, ठीक है? समाज से अलग होकर के बच्चे का विकास नहीं हो सकता, ये कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की, ठीक है? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, बच्चा जो ग्रुप में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, ठीक है? एक दूसरे के सहयोग से सीखता है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में क्वेश्चन की ग्रुप लर्निंग की कौन बात करते हैं, सामूहिक प्रक्रिया की कौन बात करते हैं, तो लेव वाइगोस्की करते हैं, ठीक है? इसके अलावा बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही दिया हुआ है, ठीक है? वाइगोस्की के अनुसार विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, क्योंकि इन्होंने कोई स्टेज, कोई अवस्थाओं की बात नहीं की है। तो ये डेवलपमेंट को कैसे मानेंगे? कंटिन्यूअस प्रोसेस मानेंगे, सतत प्रक्रिया मानेंगे, ठीक है? विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। हम समाज में ही अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, जो सोशल इंटरेक्शन करते हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ से क्या कुछ चीज़ें सीखते हैं, उससे क्या होता है? हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है? ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। इसके अलावा इन्होंने अंतरीकरण की प्रक्रिया बताया, ठीक है? बाकी इनके जो 3 महत्वपूर्ण पहलू है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि समाज की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। एससीएल की बात अगर आपसे पूछे कि कौन करते हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, तो वो हैं आपकी लेव वाइगोस्की। सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, ठीक है? जब तक हम समाज से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी लैंग्वेज क्या होगी? डेवलप नहीं होगी। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की, ठीक है? यहाँ पर अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। लैंग्वेज इज ए टूल, इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं व ज्ञान का सृजन करते हैं। सोचिए अगर आपके पास में लैंग्वेज ही ना हो तो क्या आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, अपनी बात को दूसरे के सामने रख पाएंगे, दूसरा आपकी बात सुन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि लैंग्वेज का एक टूल, एक यंत्र की तरह हमारे लाइफ में काम करती है, ठीक है? इसके अलावा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है? फिर अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो हो गया था कि जो लेव वाइगोस्की वो 3 चीज़ों को चाइल्ड डेवलपमेंट में एंड उसकी लर्निंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, कल्चर को, सोशल इंटरेक्शन को और लैंग्वेज को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेडपीडी के बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प होती है जो कि बच्चों को जब ज़रूरत होती है तब प्रोवाइड की जाती है, संकेत दे देना, इशारा दे देना, ठीक है? एमकेओ क्या होता है? मोर नॉलेजेबल लेटर, है ना? यानी कि हम उसी व्यक्ति से सीखना चाहते हैं जो कि हमसे किसी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है? तो ये होता है एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो आपको कौन व्यक्ति सिखा पाएगा, ठीक है? जैसे कि जो आपके सीखने का दायरा था और यहाँ पर ये क्या है? जितना कि आप किसी की हेल्प से सीख पाएँ, तो आपको हेल्प कौन प्रोवाइड कर पाएगा? जो कि किसी फील्ड में आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है ना? जो कि आपसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, तो वही है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है? एमकेओ, है ना? और यहाँ पर जो बच्चे को संकेत, हेल्प दिया जा रहा है, जो इशारे प्रोवाइड किया जा रहा है, वही क्या है? स्कैफोल्डिंग है। तो आई होप कि तीनों पॉइंट आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। इसके अलावा इन्होंने जो है 3 और भाषा के रूप के बारे में बात की है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं सोशल स्पीच की बात करूँ, सामाजिक वाक्य की बात करूँ, तो इसमें जो बच्चे की एज होती है 2 साल से ऊपर का बच्चा होता है। उदाहरण दुनिया से बात करना, है ना? सोशल इंटरेक्शन यानी कि दुनिया से बातचीत करना, ठीक है? तो ये तो बच्चे की सामाजिक भाषा होती है ना? इसके अलावा अगर मैं निज वाक्य की बात करूँ, है ना? प्राइवेट स्पीच की बात करूँ, तो यहाँ से ही आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? प्राइवेट स्पीच क्या होती है? इसमें बच्चे 3 साल से ज़्यादा के बच्चे होते हैं, बोल कर खुद से बात करना। आपने देखा होगा कभी-कभी जो बच्चे होते हैं खुद से बातचीत करते रहते हैं, कुछ खेल खेलेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो अरे मैंने यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है? या फिर ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, ठीक है? आपने कई बार बच्चों को नोटिस किया होगा।
तो वही क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। और ऐसा करके बच्चे क्या करते हैं, खुद को एक डायरेक्शन देते हैं, खुद को एक दिशा देते हैं, स्वनिर्देशित करते हैं अपने आप को, स्वयं को डायरेक्शन देते हैं। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चा बाहर बोल बोल के बातें कर रहा था, अब जो है वो अंदर बातचीत कर लेता है अपने मन ही में, है ना, मन में ही वो अपने से बातचीत कर लेता है कि हम इस चीज़ें यहाँ पर होंगे, जो भी मतलब अंदर ही अंदर मन में ही बात कर लेता है, बाहर बोलता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है 7 साल से ज़्यादा की उम्र का बच्चा होता है। हालांकि एज आपसे नहीं पूछेगा, बट फिर भी ध्यान रखिएगा, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा भी है, मन में बात करना। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में जो आपके नोट्स है इसमें इंक्लूड कर रखा है, सभी थ्योरी सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देख ही सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट्स को डिज़ाइन किया हुआ है कि कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो नो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा मोर नॉलेजेबल अदर, कोई छोटा या बड़ा द्वारा ज्ञान ग्रहण करना। देखिए कोई भी व्यक्ति हमसे किसी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज रख सकता है, वो हमसे एज में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बात आपकी यहाँ पर दे रखी है। क्षणिक मदद, जब तक जारी रहेगी तब तक हम खुद वो काम न करने लगे, यह एक प्रक्रिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इसका फोल्डिंग होता है, टेम्पररी हेल्प होती है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। जैसे कि अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा था कि साइकिल को पकड़ना, है ना, जेडपीडी, बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा है ना। देखिए यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो साइकिल जब चलाना स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हल्का सा पकड़ करके रखते हैं जब तक बच्चा साइकिल चलाना सीख ना जाए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आजीवन वो साइकिल को पकड़े ही रहते हैं। तो वो उनको जो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, वो क्या है, टेम्परेरी हेल्प है, अस्थायी मदद है ना। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कुछ और भी टर्म्स दिए हुए हैं, सम मोर टर्म्स, जैसे कि इन्होंने कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट की बात की है, असिस्टिव लर्निंग की बात की है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की है, पीयर ट्यूटरिंग की बात की है, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की है। तो इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में उठा करके दे देगा किसकी बात किसने की है, तो लेव वाइगोस्की ने की। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चे को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो उसके सीखने का दायरा है उसको इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, और बच्चे को सीखने में हेल्प करेगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रेंड्स, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में, एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, उसमें जो है इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले, लर्निंग बाय डूइंग करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो इंटरनल रूप से मोटिवेटेड होते हैं, उनको जो है उनकी नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है, नहीं, यहाँ पर जो टीचर होता है वो सहयोगकर्ता का कार्य करता है। जहाँ पर बच्चों को हेल्प की जरूरत रहती है बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करता है, ना कि सीधे निर्देश देता है। तो ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एक मात्र स्रोत है, नहीं, कई सारे संसाधनों में से जो पाठ्य पुस्तक होती है एक संसाधन होती है, ना कि यही मात्र सीखने का स्रोत होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं रहता, नहीं, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि हर एक बच्चा जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, ठीक है। तो जो बच्चे की क्रिएटिविटी होती है वो निखर करके आती है, बच्चे का रचनात्मक विकास होता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग कराया जाए, बच्चों को एक्टिविटी करने के अपॉर्चुनिटी दिए जाएं, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह, ठीक है। ये आपके जो है जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उससे रिलेट करके क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर मैं बाल विकास की अवस्थाओं की बात करूँ, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूँ, तो पहली अवस्था क्या है, प्रसव पूर्व प्री नेटल स्टेज में बच्चा 9 महीने या फिर 280 दिन का होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यह अवस्था माता के गर्भाधान यानी कि कॉन्सेप्शन से शुरू होती है, जो कॉन्सेप्शन पीरियड होता है वहीं से जो है ये अवस्था शुरू होती है ना, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। अगला दे रखा है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, इसमें बच्चे की एज कितनी होती है, जन्म से लेकर के 2 साल। और यहाँ पर बच्चे क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, जैसे कि अपने सुसु पोटी के लिए जो भी
बच्चे की एक्टिविटी होती है, जैसे उसको भूख लगी है ना? तो वो अपने से थोड़ी लेकर के दूध पी सकता है ना? वो उसके लिए भी अपने माता-पिता पर डिपेंड है ना? उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे कि देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? जो जन्मजात होती हैं। बच्चों को उसने किसी ने नहीं सिखाया है ना? दूध पीना बच्चों को किसी ने नहीं सिखाया हुआ है। रोना बच्चे को किसी ने नहीं सिखाया, हँसना बच्चों को किसी ने नहीं सिखाया, बट वो बच्चा सीखा है, पहले से ही सीखा है ना? जो जन्मजात है, वही क्या है बच्चे की मूल प्रवृत्ति है ना? जो बच्चा खुद से करता है। तो यहाँ पर जो उसका बिहेवियर होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी स्टेज में बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, मानसिक विकास तेजी से होता है, तो वो होती है इन्फेंसी, सस्ता अवस्था। आपने देखा होगा, देखेंगे कि जो 9 महीने का बच्चा अचानक से 1 साल का, 1.5 साल तक का, मतलब कि उसकी हाइट जो है तेजी से इंक्रीज होगी, उसका शारीरिक विकास अच्छी तरीके से होगा, तेजी के साथ में विकसित होगा, उसका मानसिक विकास तेजी से होगा, ठीक है। नैतिकता, मोरलिटी का अभाव होता है, बच्चे किसी को भी मारते हैं, नाखून से निकोट लेंगे, ठीक है, कुछ भी कर देते हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर भी नैतिकता नहीं होती है। फिर अगली स्टेज है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसमें बच्चे की एज कितनी होती है? 2 से लेकर के 6 साल। इसमें बच्चा क्या-क्या करता है? इसमें बच्चा अनुकरण, इमिटेशन द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण, यानी कि सेंसिटिव पीरियड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछे कि भाषा अर्जन के लिए कौन-सा पीरियड सेंसिटिव है, तो वो होता है पूर्व बाल्यावस्था, या फिर प्रारंभिक बचपन भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें बच्चे की एज होती है 2 से लेकर के 6 साल, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, है ना? इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था, इसे आप कह सकते हैं लिटिल चाइल्डहुड और चाइल्डहुड। इसमें बच्चे की एज कितनी होती है? 6 से लेकर के 12 साल, है ना? आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चे होते हैं, इनकी क्या-क्या विशेषता होती है। इसे जो है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जो 6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चे होते हैं, हर चीज़ के पीछे तर्क लगाएँगे, हर चीज़ के पीछे रीज़न खोजेंगे, क्वेश्चन करेंगे, है ना? अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो फिर उससे रिलेट करके और क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीज़न क्या है ना? इसीलिए इस स्टेज को लॉजिकल थिंकिंग की स्टेज भी कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की एज, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा 2 से लेकर के 6 साल तक का था, वो स्कूल नहीं, प्री स्कूल में जाता है, ठीक है? प्ले वे में जाता है। अब यहाँ पर जो है बच्चा जब 6 साल तक का हो जाता है तो पहली क्लास में जाता है, इसीलिए इसे जो है आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। गंदी अवस्था, डर्टी एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ऐसे खेल खेलते हैं, उनके कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं, है ना? आपने एक ऐड भी देखा होगा सर्फ एक्सेल का, कहते हैं 10 रुपए में सारे दाग साफ, ठीक है? तो वहाँ पर जो बच्चे की एज है वो 6 से लेकर के 12 साल है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा है ना? तो इसीलिए इस स्टेज को डर्टी एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, ठीक है? या फिर खुद को भी गंदे करके आते हैं, मिट्टी वगैरह पोत लेंगे, ठीक है? इसे स्फूर्ति की अवस्था या फिर स्मार्ट एज कहा जाता है। बच्चे के अंदर बहुत ही स्फूर्ति होती है, ठीक है? दौड़ता रहता है, कूदता रहता है, फांदता रहता है कहीं पर भी, ठीक है? इसे खेलों की अवस्था कहते हैं, गेम स्टेज, ठीक है? इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। जैसे कि कहते हैं ना हम लोग, ये तो मैंने बचपन में इकट्ठा करके रखा हुआ था, है ना? तो कौन से स्टेज में संग्रहण, यानी जो चीज़ों को स्टोर करने की प्रवृत्ति होती है, कहीं से कुछ पाया उसको ला करके घर में रख दिया, ठीक है? जो इस स्टेज के बच्चे होंगे, अगर आप इनके पास जाएँगे, देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को ये स्टोर करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं, भले ही उनके काम की ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो है स्टोरेज की प्रवृत्ति कब होती है? जब बच्चा 6 से 12 साल तक का होता है। टोली गैंग की अवस्था कहा जाता है, इसमें बच्चा जो ग्रुप बनाता है, अपना गैंग बनाता है, उसमें खेलता है, ठीक है? इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यूनिक पीरियड कहा जाता है। कहते हैं ना कि सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन जो चाइल्डहुड है, हमारा जो बचपना अवस्था है, वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है? अगर आप अभी भी किसी से भी स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे जो बड़ा हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, स्टूडेंट क्या, अब तो मतलब वयस्क व्यक्ति हो चुका है, ठीक है? तो अगर आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि आप जो है कौन-सी स्टेज में वापस जाना चाहेंगे, तो सबका जवाब यही रहता है, ज़्यादातर कॉमन लोगों का, ठीक है? कि चाइल्डहुड में, बचपनावस्था में, ठीक है? इसीलिए जो बाल्यावस्था है, जो 6 से लेकर के 12 साल तक का पीरियड है, इसी को जो है यूनिक पीरियड, सबसे अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं रहती है। सब खेलो, कूदो, एन्जॉय करो, मौज करो, ठीक है? कपड़े गंदे करो, कुछ भी करो, ठीक है? कोई डाँटने वाला भी नहीं रहता है। चलिए अगला देखते हैं। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, अब यहाँ से जो है असली लाइफ़ शुरू होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ हो रहे होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है? लड़कों में दाढ़ी वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, कई तरीके के और भी चेंज देखने को मिलते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, ठीक है? तो इसीलिए जो है इसे जो है जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी-तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है, कि हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, ठीक है? समझ में नहीं आता है इसके
इसी स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि मैं हूँ कौन, ठीक है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है, लोग मुझे कैसे जानेंगे, मैं क्या करूँ, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी यहीं पर आकर के घूमने लगती हैं माइंड में, ठीक है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है ना, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो बाल्यावस्था थी इसमें समलिंगी आकर्षण होता है ना, लड़के लड़कों की तरफ जो है, मतलब जो ग्रुप बनता है वो लड़कों का अलग बनता है, लड़कियों का अलग बनता है, मतलब लड़कियां एक साथ रहती हैं, लड़के एक साथ रहते हैं, ठीक है। बट जो किशोरावस्था है ना, इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, मतलब जो लड़के होते हैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। लड़कियां भी इस तरीके से, मतलब इसमें विषमलिंगी ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था को स्वर्ण काल या फिर गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो है लाइफ की शुरुआत होती है, असली लाइफ की शुरुआत तो यहीं से होती है, ठीक है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना उत्पन्न होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि जो लड़के या फिर लड़के होते हैं कई बार किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं कि मुझे इनके अकॉर्डिंग ही जो ये चीज़ को फॉलो करेंगे मैं भी वही चीज़ों को फॉलो करूंगा। जैसे कि कई लोग गौतम बुद्ध को मान लेते हैं अपना आइडियल, कई लोग जो है महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानते हैं, है ना। कई लोग जो हीरो हीरोइन उनको अपना आइडियल मान लेते हैं कि इनके अकॉर्डिंग, इनकी जिस तरीके की चीज़ें होंगी मैं भी उसी तरीके की चीज़ें करूँगा, ये चीज़ जिन चीज़ों को फॉलो करेंगे मैं भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करूँगा। तो ये इसी स्टेज में सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। हालांकि बच्चे अब कहाँ ही रह गए जो किशोर और किशोरी होते हैं, ठीक है। वो अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, जो चीज़ उनके सामने नहीं रहती उसके बारे में भी बच्चे थिंकिंग यहाँ पर कर पाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि कौन सी अवस्था की प्रमुखता है। अमूर्त तो सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह कि मैं हूँ कौन, मुझे आगे चल के लाइफ में करना क्या है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये मैंने अभी आप लोग को बताया किशोर अवस्था में, ठीक है। एडोलेसेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है ना। चलिए विकास के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी कि हमारा मानसिक डेवलपमेंट कितना हुआ, सामाजिक डेवलपमेंट कितना हुआ, साथ ही साथ जो संवेगात्मक डेवलपमेंट है, जो बौद्धिक विकास है वो हमारा कितना हुआ, समय के साथ में हमने कितनी चीज़ें सीखी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे बचपन में रोते थे खाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी खिलौने के लिए, ऐसा हम आजीवन रोते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही है हमारे संवेगात्मक परिपक्वता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है ये आंतरिक रूप से भी होता है और बाहरी रूप से भी होता है, ठीक है। आंतरिक रूप से कि हमारी हड्डियों में, हमारे मांसपेशियों में कितनी मजबूती आई, ठीक है। हमारा जो है बौद्धिक विकास कितना हुआ, तो इसको आप देख थोड़ी सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंतरिक रूप से हो रहा है, इंटरनल रूप से हो रहा है। लेकिन बाहरी विकास कैसे होता है, जैसे कि हमारा शारीरिक विकास कितना हुआ, हमारा जो है मानसिक विकास कितना हुआ, हमारी हाइट कितनी बढ़ी, हालांकि ये सब ग्रोथ का पार्ट है, ठीक है। बट देखिए जो ग्रोथ है वो भी तो आपके डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि ग्रोथ एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा डोमेन है, इसी का बड़ा पार्ट क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ जो वृद्धि होती है ये डेवलपमेंट के अंदर, विकास के अंदर ही आ जाती है, इंक्लूड होती है, ठीक है। इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है ग्रोथ, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उदाहरण जैसे कि मस्तिष्क, भाषा ज्ञान, है ना, जो कि ये भी मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। विकास जो है जीवन प्रयत्न चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आप सुबह उठे अचानक से जो है 50 साल के हो गए या फिर जो है 60 साल के हो गए, क्या ऐसा होता है, नहीं, एक क्रम के अनुसार होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है बैठना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, उसके बाद कहीं जा करके दौड़ना सीखते हैं। तो विकास एक क्रमिक प्रोसेस, एक क्रम से होता है। उदाहरण, हम अपना जितना विकास करना होता है उतना ही होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, उसको मेज़र नहीं कर सकते, माप नहीं सकते कि हमारा जो है सामाजिक डेवलपमेंट कितने ग्राम हुआ या फिर कितने लीटर हुआ है ना, इसका हम मापन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं। जो आईक्यू वगैरह है ना, इसके लिए बनाई गई है आईक्यू टेबल, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वान्टिटेटिव भी होता है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो क्वेश्चन पूछे अगर आपके एग्जाम में, जो विकास है क्या वृद्धि के बिना भी संभव है, हाँ तो बिल्कुल संभव है। इसके अलावा मैचुरेशन, अनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक डिपोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस क्या है, मैचुरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, बड़े होने पर मेच्योरिटी आती है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे हम मेच्योर होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो छोटा सा बच्चा है वो बहुत ही जो है 60 साल के व्यक्तियों की तरह बातें करने लग जाए या फिर
उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं, ऐसा नहीं होता। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बट सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। जो सही नहीं है उसके बारे में पूछ रखा है। देखिए पहला ऑप्शन है विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। अभी आप लोगों ने देखा था विकास के बारे में कि जो विकास होता है एक खास क्रमानुसार चलता है। सबसे पहले बच्चा यहाँ पर ऐसे ही लेटा रहता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो रेंगना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, खड़ा होना सीखता है, फिर जाकर के चलना, और उसके बाद में कहीं जाकर के दौड़ना सीखता है, ठीक है। तो विकास कैसे चल रहा है, एक क्रम में चल रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। अचानक से होने वाला परिवर्तन नहीं है, एक सीक्वेंस, एक क्रमानुसार प्रक्रिया है। सबसे पहले बच्चा जो शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, उसके बाद में पौधावस्था में, है ना। तो यहाँ पर ये आपका सही दे रखा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। पूछा कौन सा है, सही नहीं है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, बिल्कुल सही बात है। जो विकास के सिद्धांत थे जिसमें कि आप लोगों ने देखा था सभी में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं, एकीकरण का सिद्धांत भी मैंने आप लोगों को बता रखा था, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही है, तो बी भी आंसर नहीं होगा। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। आप लोगों ने अभी इसी क्लास में देखा था कि जो विकास की दिशा का सिद्धांत था उसमें आपका जो सेफलोकॉर्डियल प्रिंसिपल था, जो शीर्षगामी सिद्धांत था, वो क्या कहता था कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, ना कि पैर से सिर की दिशा में, ठीक है। तो यही क्या है, विकास के बारे में सही कथन नहीं, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला पॉइंट दे रखा है, विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल था, जो विकास का समीपस्थ दुराभिमुख सिद्धांत था, वो क्या कहता था कि जो डेवलपमेंट है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की दिशा में होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके यहाँ पर सही थे, बट पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बाकी ये मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, है ना। सभी बच्चे क्या होते हैं, अपने अपने यूनिक होते हैं, अनेक अनोखे होते हैं और दूसरे बच्चे से अलग होते हैं। अगला है बच्चों में व्यक्तिगत वंशानुगत गुण। जो व्यक्तिगत वंशानुगत थे उसके बारे में पूछ रखा है। केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण है, नहीं। केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका है, नहीं। अनुवांशिकता व पारिवारिक कारकों के बीच पारस्परिक जटिल अंतःक्रिया है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केवल बच्चों का भौतिक परिवेश यानी जो इन्वायरमेंट है, नहीं। इसमें जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये दोनों ही आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सामाजिकरण, है ना। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सामाजिकरण है, जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, वो कैसी प्रक्रिया है, जटिल है ना, कॉम्प्लेक्स और बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल है। कई पक्षों हमारा समाजीकरण होता है, जैसे कि मीडिया से हमारा समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, संस्कृति से होता है, धर्म से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समाजीकरण है वो कई जगहों से होता है, ऐसा नहीं किसी एक ही जगह से हो रहा है। हम जहाँ पर भी जाते हैं कुछ न कुछ चीज़ों को सीखते रहते हैं, हमारा समाजीकरण होता रहता है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ बहुआयामी प्रक्रिया, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अनम्य और सार्वभौमिक नहीं है। अगर आप दूसरे इन्वायरमेंट में चले जाए, दूसरी जगह पर चले जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका सोशलाइजेशन होने लगेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है जहाँ का वैसे जहाँ का जैसा माहौल है, जैसा रहन सहन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सोशलाइजेशन होता है। तो हर जगह का माहौल वगैरह अलग अलग होता है, ठीक है। तो सार्वभौमिक नहीं होता है, आयामी होता है, बहुआयामी होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर, अच्छा इसमें शायद आपका क्वेश्चन कट गया, ठीक है, बट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए कोई नहीं, इसको मैं आगे देख लूँगी एक बार लास्ट में। ये क्वेश्चन कहाँ है आपका, ठीक है। आंसर तो आपको दे रखे बट क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए, हालांकि जहाँ तक मुझे लग रहा है जीन प्यार से जो क्वेश्चन बना हुआ उसी से है, ठीक है। उनकी थ्योरी जो करा रखी है मैंने, उसको एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा। उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। जीन प्यार से जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक ही क्लास में करा रखा है, वो आप जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस युग्म का मिलान जो है सही है। शिशु अवस्था 6 से 11 वर्ष गलत हो जाएगा। बाल्यावस्था 2 से 6 साल। देखिए बाल्यावस्था, पूरे के पूरे बाल्यावस्था की बात करें, प्रारंभिक बचपन और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो ये 2 से 6 साल तो प्रारंभिक बचपन की बस बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे की एज होती है 6 से 12 साल। तो बाल्यावस्था तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे कितने साल तक का होगा, 2 से लेकर के 12 साल तक का, ठीक है। क्योंकि बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा जो है आपका मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बचपन और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। शिशु अवस्था में बच्चे की एज होती है जन्म से लेकर के 2 साल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, हाँ ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो किशोर किशोरी होते हैं उनकी एज कितनी होती है, 11 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर चरण कह सकते हैं, स्टेज, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जीन पियाजे की सेकंड वाली स्टेज है, इसमें बच्चा जन्म से 2 वर्ष का नहीं होता है, 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। तो ये भी गलत दे रखा है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो लॉरेंस कोहल वर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हुए हैं, है ना। कौन कौन से, पूर्व पारंपरिक लेवल यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल यानी कि परंपरागत स्तर, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। हर एक लेवल में इन्होंने 2-2 अवस्थाएं बताई, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, ठीक है, व्यक्तिकता और आदान प्रदान उन्मुक्ता, या फिर इसी को जो है आंतरिक उपदेश विन्यास के नाम से भी जानते हैं, है ना। फिर जो पारंपरिक स्तर है, जो कन्वेंशनल लेवल है, इसमें भी तुमने 2 अवस्थाएं बता रखी है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की विन्यास, और इसी को फिर अंतः व्यक्तिक संबंध विन्यास के नाम से भी जानते हैं इसी स्टेज को, ठीक है। कानून तथा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, और जो उत्तर परंपरागत स्तर है यानी जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसमें भी इन्होंने 2 लेवल बता रखा है, सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास और सार्वभौमिक सिद्धांत अभिविन्यास, ठीक है। तो इन्होंने लेवल स्टेज प्रॉपर बताई है, चरणों को निर्दिष्ट किया है, बट यहाँ पर दे रखा है नहीं किया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये सभी कल्चर, सभी संस्कृतियों पे लागू नहीं होता है। साथ ही साथ जो इन्होंने सैंपल लिए थे, सिर्फ मेल के ही सैंपल लिए थे, फीमेल को इन्होंने अपनी सैंपल में शामिल नहीं किया था, इसलिए इनकी ही शिष्या कैरल ग्रिगन के द्वारा इनकी जो थ्योरी थी लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, उसकी आलोचना कर दी कि इन्होंने कहा कि जो महिलाएं, उनका इन्होंने सैंपल ही नहीं लिया। जो पुरुष होते हैं वो न्यायवादी दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा दयालु प्रवृत्ति की होती हैं, या फिर जो है वो दयालुता की दृष्टि से किसी भी चीज़ को देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका कहना था कैरल ग्रिगन का, ठीक है, जिन्होंने की इनकी थ्योरी की आलोचना की थी, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो सभी सांस्कृतिक कारकों पे लागू भी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चे के सहभागी अवलोकन का उपयोग करता है, नहीं, ये इनकी आलोचना नहीं है। ये नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। अभी तो आप लोगों ने देखा था निश्चित क्रम था यहाँ पर, ठीक है। अगला लेव वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे को जो प्रस्तुत किया था वे निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते। देखिए, जिनका भी संबंध रचनावाद से होगा वो बच्चे को निष्क्रिय मानेंगे ही नहीं, ठीक है। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़े यानी कि MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ये बड़ा भी हो सकता है व्यक्ति या फिर छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात नहीं करेंगे, बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम दिया था, नहीं, ये भी आपका नहीं होगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है। तो इन्होंने लैंग्वेज की बात की है, सोसाइटी की बात की है, कल्चर की बात की, कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंट माना है, कल्चर को, सोशल इंट्रैक्शन को और लैंग्वेज को। अगला देखते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, है ना। देखिए, जब भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो, सजा और इनाम का प्रयोग होगा ही नहीं। बच्चों को सख्त निगरानी में रखना, फिर से गलत हो जाएगा। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास, फिर से गलत हो जाएगा। सीखने का आधार जो है अनुवाद व संवाद होते हैं, यानी कि बच्चा वाद विवाद करता है, अपने क्वेश्चनों को रखता है, डिबेट करता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम की में सही दे रखा है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो चिल्ड्रन है, जो छात्र हैं, साथ ही साथ जो टीचर है, वो दोनों ही यहाँ पर एक्टिव हैं, है ना। अगला है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने गुणों भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, जिन्होंने की मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि जो है अलग अलग दशाएं होती है। जो बुद्धि होती है उसके अलग अलग दशाएं होती है, यानी कि बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। बुद्धि के इन्होंने 8 प्रकार टोटल बता रखे, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा, और यहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला प्रकार इन्होंने क्या बताया हुआ, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की है। ये क्या होती है, इसके माध्यम से शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है उसमें कौन कौन से व्यक्ति आ जाएंगे, तो आपके वकील हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे, पत्रकार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं तार्किक गणितीय बुद्धि की बात करूँ, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात करूँ, ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जो
लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो हार्वर्ड गार्डनर है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए हो गया, हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि, अमूल्य तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं या फिर आर्किटेक्चर आदि बनते हैं, है ना। जैसे जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, घर इस तरीके से डिजाइन करना है, जमीन को देख करके बता देंगे, है ना। तो इनमें जो है स्थानिक बुद्धि होती है। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि बॉडली कैंस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्या होती है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। जैसे कि क्रिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो जो ऑब्जेक्ट को ये लोग यूज करते हैं, साथ ही साथ इनकी बॉडी पर इनका अच्छा खासा कंट्रोल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर संगीत में बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर इन इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं, यानी कि दूसरों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरे क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति में कौन सी इंटेलिजेंस होती है, इंटरपर्सनली। ध्यान रखिएगा, इंटर वाले की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये क्या आएगा, इंट्रा, है ना, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इंट्रा यानी कि खुद के बारे में जानना, है ना। जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, इमेज में देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, है ना। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वो आध्यात्मिक गुरु गौतम बुद्ध बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं, फिर गौतम बुद्ध बन जाते हैं, है ना। लास्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसी से लास्ट बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था, प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं, है ना, जो नेचर होता है उसके नजदीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। और देखिए, जो मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है इसकी आलोचना किस लिए की गई थी, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इस थ्योरी की आलोचना भी की गई थी। तो हर एक थ्योरी की अपनी क्रिटिसिज्म में अपनी आलोचना है। ठीक है, जैसे कि जो जीन प्याजे की थ्योरी, उन्होंने इन्वायरमेंट को महत्व नहीं दिया। जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी, उन्होंने हेरिडिटी को इंपॉर्टेंट नहीं माना। जो लॉरेंस कोहलवर्ग की थ्योरी, उन्होंने मेल के सैंपल लिए, फीमेल के सैंपल ही नहीं। सांस्कृतिक कारकों पे जो उनकी थ्योरी और प्रभाव लागू नहीं होती है। ठीक है, तो हर थ्योरी की अपने क्रिटिसिज्म है, आलोचना है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाएंगे, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते। तो तर्क, गणितीय बुद्धिमत्ता होगा नहीं, शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि होगा नहीं, अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इसमें कि आध्यात्मिक गुरु या फिर गौतम बुद्ध आ जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर भी 8 प्रकार दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है मानव विकास। तो मानव विकास के बारे में आप लोगों ने देखा था कि ये आपका जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि आनुवंशिक एवं वातावरण। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। देखिए, मैंने भी बताया कि जो लेव वाइगोस्की है इन्होंने इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने कहा बच्चा जो है समाज से सीखता है, कल्चर से सीखता है, लैंग्वेज से सीखता है, बट इन्होंने हेरिडिटी को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं माना। इन्होंने हेरिडिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो इनकी जो थ्योरी, इसकी क्रिटिसिज्म क्यों की जाती है, आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि इन्होंने जैविक पक्ष की क्या कर दी, उपेक्षा कर दी, है ना, उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं माना, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी 3 चीज़ों को तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना बच्चे के डेवलपमेंट में। अगला है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है उसमें बच्चे की एज कितनी होती है, जन्म से लेकर के 2 साल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर इसी को हम लोग इंद्रिय जनित कामक स्तर भी कहते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीन प्याजे की फर्स्ट स्टेज है, इसमें बच्चा अपने 5 सेंसेस के थ्रू चीज़ों के बारे में जानता है, दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करता है। आँख हो गया,
कान हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, नाक हो गया, ठीक है। ये 5 जो सेंसेस होते हैं, इन्हीं के थ्रू बच्चा जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करता है। तो फ्रेंड्स अभी कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर रह जाते हैं, आज की इस क्लास में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी का मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, ठीक है। पार्ट 2 में इसी का लेकर के आऊँगी ताकि और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करा पाऊँ। आज की ये क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ बिल्कुल क्लियर होते चले, वहाँ से कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं एक क्लास में कवर करा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। हालाँकि अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम भी है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जल्दी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, जिसमें आपके सारे सीटीपी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पर जो क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक नोट्स को परचेज नहीं किया हुआ तो प्लीज़ नोट्स को परचेज जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। शॉर्ट वे में सारे नोट्स आपके डिज़ाइन किए गए हैं। एक बार अगर आप अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो PDF है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। थैंक यू सो मच।